बार पुनः आप सभी प्यारे बच्चों का BDS यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा, 10th क्लास के लिए SST में जो टॉपिक हमारा पिछली वीडियो में रहा है, ठीक है बेटा, उस वीडियो में जो भी टॉपिक हमारा लास्ट रहा है उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ बेटा कि पिछली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रही थी उसमें हमारा प्रश्न था कि भारत में भू निम्नीकरण की समस्या है ना, भू निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण की समस्या को याद रखना बेटा, उत्पन्न करने वाले या कहें तो बेटा उत्तरदायी क्या बतलाइए, कारक बतलाइए। ठीक है ना, तो आपने उस प्रश्न के आंसर में आपने भू निम्नीकरण किसे कहते हैं समझ में आ गया कि भू निम्नीकरण किसे कहते हैं और भू निम्नीकरण की समस्या को किस प्रकार जो है कहें तो बेटा क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। या भू निम्नीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी हमने क्या पढ़े थे, कारक पढ़े थे। समझ में आ गया। और भू निम्नीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको एक बार दोबारा से और बता दूं कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण, समझ में आ गया, मानवीय क्रियाकलापों के कारण मृदा की उर्वरकता में, याद रखना बेटा, कई का आना, कमी का आना। ठीक है, तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण मृदा की उर्वरकता में कमी का आना ही भू निम्नीकरण या कहूँ तो बेटा भूमि निम्नीकरण कहलाता है। यानी कि सारांश निकालें, निष्कर्ष निकालें तो ये हो जाता है बेटा कि मृदा की उर्वरकता में हास्य, मृदा की उर्वरकता में हास्य या मृदा की उर्वरकता में कमी का आना या मृदा की गुणवत्ता में कमी का आना ही भू निम्नीकरण कहलाता है। क्लियर। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि जो भू निम्नीकरण की समस्या है इसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, समझ में आ गया। तो जब मैं अगर प्रश्न ऐसे बना दूंगा, कैसे कि भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के, समझ में आ गया, कि भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के कोई 4 या कोई 5 उपाय बतलाइए, बन गया प्रश्न। तो मैंने आपको कहा था बेटा, है ना, याद कीजिएगा, पिछला वीडियो याद कीजिएगा, क्या कहा था मैंने आपको कहा था बेटा कि जो भी भू निम्नीकरण की समस्या के लिए लगभग उत्तरदायी क्या निकल के आ रहे हैं, कारक निकल कर आ रहे हैं। समझ में आ गया। इन्हीं कारकों का बराबर हमें क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब बराबर हमें ना उत्तरदायी कारकों का सकारात्मक वर्णन करना है। समझ में आ गया। उन्हीं का जब उल्टा करेंगे तो वही, याद रखना बेटा, भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के क्या बन जाएंगे, उपाय बन जाएंगे। समझ में आ गया। तो देखना बेटा, देखना, प्रश्न लिख लेना भले ही आप, भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण या भू निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण, भू निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के 4 उपाय सुझाइए या दिख रहा है, यहाँ तक आपको दिख रहा है बेटा ना, सुझाइए या लिख देना बेटा बताइए। यहाँ तक जो है प्रश्न को पूरा कर लीजिए, है ना। तो प्रश्न हमारे पास में क्या है बेटा कि भू निम्नीकरण, और भू निम्नीकरण को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। समझ में आ गया। भू निम्नीकरण की जो समस्या है इसको नियंत्रित करने के लिए हमें उपाय निकालने हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको एक भूमिका बता दूं प्रश्न के लिए कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। समझ में आ गया। भूमि एक कैसा संसाधन है बेटा, महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग, समझ में आ गया, जिस भूमि का उपयोग या कहें तो बेटा जिस संसाधन का उपयोग जो है हमारे पूर्वज, समझ में आ गया, बहुत समय से या प्राचीन समय से जो है करते आ रहे हैं। और इसी भूमि का उपयोग आने वाली हमारी, याद रखना बेटा, कौन सी पीढ़ी भी करेगी, भावी पीढ़ी भी करेगी। समझ में आ गया। इसी भूमि के माध्यम से, समझ में आ गया, हम अपनी जो मूल आवश्यकताएं हैं, समझ में आ गया, हम जो बेटा हमारी क्या रखते हैं, मूल आवश्यकताएं रखते हैं, उन मूल आवश्यकताओं का लगभग 95% भाग भी, समझ में आ गया, हमारी अपनी मूल आवश्यकताओं का, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कितना % भाग भी, 95% भाग भी, याद रखना बेटा, काय के माध्यम से ही पूरा होता है, भूमि से ही प्राप्त होता है या भूमि के माध्यम से ही पूरा होता है। समझ में आ गया। तो ये छोटी सी हमें एक भूमिका बनानी है। समझ में आ गया। इसके बाद में भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मैंने कहा था आपको, जो आपने कारक उत्तरदायी निकाले थे उन्हीं कारकों का हमें उल्टा करना है। तो क्या करना होगा बेटा, जैसे मैं कहूँ खनन कार्य को कहीं तो बेटा नियंत्रित किया जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उल्टा कर दिया। इसके अलावा अगला पॉइंट उठाएं तो बन जाता है बेटा, नियंत्रित पशुचारण को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, बन गया।
ठीक है। इसके अलावा अत्यधिक सिंचाई के रूप में जल का जो है उपयोग नहीं करना चाहिए, या कहूँ तो बेटा सिंचाई के रूप में सीमित मात्रा में जल का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। समझ में आ गया। इसके अलावा हमें अधिक से अधिक बराबर क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। समझ में आ गया। इसके अलावा कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों का भी हमें सीमित मात्रा में क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ये भी एक क्या बन जाता है, उपाय बन जाता है। इसके अलावा आपने उत्तरदायी कारकों में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ध्यान चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने पढ़ा था बेटा कि नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को यत्र तत्र कहीं भी डाल देने से आया था क्या उत्पन्न होता है, वो निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न होती है। तो इसी का उल्टा करना क्या करोगे कि नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को हमें किसी एक निश्चित स्थान पर क्या करना चाहिए, डालना चाहिए, ताकि भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको आंसर निकालना है। तो मैं इस प्रश्न के लिए बेटा आपको भूमिका निकालूंगा कि भू निम्नीकरण और भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के बराबर क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए। छोटी सी एक भूमिका बनाते हैं, लिखना बेटा भूमि, आंसर में छोटी सी एक भूमिका बनाएंगे ना, भूमि लिखना बेटा। भूमि एक महत्वपूर्ण, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है बेटा, छोटी सी भूमिका बना रहे हैं। उसके बाद में समझ में आ गया, भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के अपन इसके जस्ट बाद निकालेंगे उपाय। ठीक है ना। तो देखिए बेटा कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लिखना बेटा, जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों द्वारा, लिख देना बेटा, कौन से काल से, प्राचीन काल से किया जाता रहा है। ठीक है, जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। ठीक है। इसके बाद में आगे एवं आने वाली कौन सी पीढ़ी, भावी पीढ़ी द्वारा भी इस, याद रखना बेटा, काई का, भूमि का, इस भूमि का याद रखना बेटा उपयोग किया जाएगा। इसी भूमि का क्या किया जाएगा बेटा, उपयोग किया जाएगा। यहाँ तक उतार लो। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हम अपनी याद रखना बेटा जो मूल क्या है, आवश्यकताएं हैं, उनका लगभग कितना, उनका लगभग याद रखना बेटा 95%। समझ में आ गया। तो आपको निकालना है बेटा हम अपनी मूल आवश्यकताओं का। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको। तो लिखना बेटा, क्या लिखोगे आगे, हम अपनी मूल आवश्यकताओं कितना, हम अपनी मूल आवश्यकताओं का लगभग देखना बेटा कितना, 95% भाग लिख देना बेटा, काई से ही प्राप्त करते हैं, भूमि से ही क्या करते हैं, भूमि से ही लिख देना बेटा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उतार लो। छोटी सी एक भूमिका बनाई है हमने, है ना। तो भूमिका क्या बनाई है, भूमिका अपने आप में बहुत ईजी है। समझ में आ गया। भूमि एक अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है और इसी भूमि का उपयोग हमारे पूर्वज जो हैं, समझ में आ गया, अत्यंत प्राचीन काल से करते आए हुए हैं। साथ में साथ इसी भूमि का उपयोग आने वाली कौन सी पीढ़ी के द्वारा भी किया जाएगा, भावी पीढ़ी के द्वारा भी किया जाएगा। समझ में आ गया। और भूमि जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं का, समझ में आ गया, भूमि संसाधन है, समझ में आ गया, जिसके द्वारा हम अपनी किनका बेटा, अपनी मूल आवश्यकताओं का लगभग याद रखना बेटा कितना परसेंट निकाल दिया मैंने आपको, है ना, कि लगभग कितना परसेंट, लगभग 95% भाग जो है, समझ में आ गया, हम अपनी मूल आवश्यकताओं का काई के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, भूमि के द्वारा ही या भूमि के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो जाती है छोटी सी भूमिका। ठीक है। इसके बाद में आगे लिखना बेटा, नीचे साइड में हेडिंग डाल के लिखना, आपकी कॉपी में है ना, अपनी नोटबुक में क्या लिखना बेटा कि भू निम्नीकरण को नियंत्रित करने के उपाय, भू निम्नीकरण को नियंत्रित करने के उपाय। और उपायों के बारे में मैंने आपको पहले कह दिया
कि भू निम्नीकरण की समस्या के लिए जो आपने उत्तरदायी कारक पढ़े थे उनका ही हमें जस्ट क्या करना है, उल्टा करना है। ठीक है ना। तो भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने उपाय, ठीक है, और नियंत्रित करने वाले उपायों में देखना बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा कि पहला पॉइंट आपने पढ़ा था ना वहाँ उत्तरदायी कारकों में, क्या पढ़ा था, खनन कार्य पढ़ा था ना भाई, खनन कार्य। तो अब हम क्या करेंगे कि अवैध खनन कार्य को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। बात समझ में आ गई। तो निकालो बेटा पहला उपाय, लिख देना अवैध खनन कार्य को, अवैध खनन कार्य को लिख देना बेटा, क्या किया जाए, अवैध खनन कार्य को नियंत्रित किया जाए, अवैध खनन कार्य को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। भू निम्नीकरण की जो समस्या है उसको रोकने का पहला उपाय बन गया। ठीक है। उधर कारकों में आपने पढ़ा था सिंचाई के रूप में जल का अत्यधिक उपयोग करने से भी क्या होता है, समझ में आ गया। मृदा की यार बेटा, मृदा में कहें तो बेटा लवणीय और क्षारीय तत्वों की अधिकता आ जाती है, जिसके कारण यहाँ समझ में आ गया कौन सी समस्या, भू निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। तो अगला उपाय हमें यही लिखना है, क्या लिखना है कि सिंचाई के रूप में जल का हमें सीमित मात्रा में क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट बनाना बेटा यहाँ से, है ना, क्या बनाओगी, लिखना बेटा सिंचाई के रूप में, मैं लिख रहा हूँ आपको, है ना, सिंचाई के रूप में, सिंचाई के रूप में जल का, सिंचाई के रूप में जल का सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में, सिंचाई के रूप में जल का सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। सिंचाई के रूप में जल का सीमित मात्रा में क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। भू निम्नीकरण की समस्याओं को रोकने वाला ये बन जाता है बेटा आपका दूसरा उपाय। कौन सा उपाय, दूसरा उपाय, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा उपाय बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो तीसरा उपाय बनता है, उधर आपने क्या पढ़ा था, अनियंत्रित पशुचारण, जिसमें क्या होता है कि एक लंबे शुष्क काल की अवधि में, है ना, एक लंबे शुष्क काल की अवधि में आवारा पशुओं द्वारा, समझ में आ गया, घासों को कहाँ तक चर लिया जाता है, जड़ों तक चर लिया जाता है, जिसके कारण मृदा की परतें जो है नरम पड़ जाती हैं और भू निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। लेकिन काय के कारण, अनियंत्रित पशुचारण के कारण। तो हमें भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए जो उत्तरदायी कारक आपको मैंने अभी बोलकर बताया है, इसी कारक का हमें क्या करना है, उल्टा करना है, सकारात्मक वर्णन निकालना है। क्या करोगे कि अनियंत्रित पशुचारण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है ना। उपाय बन जाएगा बेटा आपका अगला तीसरा वाला, निकालना बेटा तीसरा उपाय क्या बनेगा, कि लिख देना बेटा अनियंत्रित पशुचारण को, अनियंत्रित पशुचारण को नियंत्रित किया जाए, अनियंत्रित पशुचारण को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तीसरा उपाय बन गया। ठीक है। तो अनियंत्रित पशुचारण को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। उतार लो बेटा यहाँ तक जी। इसके बाद में अगला पॉइंट बना रहा हूँ बेटा, लिखना कि कौन सी दवाओं का, कीटनाशक दवाओं का, किनका भाई, कीटनाशकों का, या कहें तो बेटा कीटनाशक दवाओं का, बात एक ही है। ठीक है ना। कीटनाशक दवाओं का कौन से कार्य के दौरान, कृषि कार्य के दौरान। ठीक है। तो कीटनाशक दवाओं का सीमित मात्रा में, कीटनाशक दवाओं का भी कैसी मात्रा में, सीमित मात्रा में, कीटनाशक दवाओं का सीमित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। क्यों, क्योंकि कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से जब समझ में आ गया फसलों या फलों या फूलों का या सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, तो ऐसे याद रखना बेटा, ऐसे होने वाला जो उत्पादन होता है, समझ में आ गया, जो किनके माध्यम से उत्पादित किया जाता है, कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से जो उत्पादन किया जाता है, यह उत्पादन समझ में आ गया विशेषतः मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल क्या लाता है, प्रभाव लाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ याद रखना बेटा, कीटनाशक और कीटनाशक दवाओं का सीमित मात्रा में क्या किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। आ गया। अगला उपाय बनाना बेटा, पांचवा उपाय बना देना यहाँ से कि रासायनिक उर्वरकों का, किनका भाई, रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक उर्वरकों का भी याद रखना बेटा कैसी मात्रा में, सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में लिख देना बेटा क्या किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए,
उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बन जाता है बेटा अपना अगला उपाय। तो रासायनिक उर्वरकों का भी लिख देना बेटा, सीमित मात्रा में क्या किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए। उतार लो बेटा यहाँ तक। अगला देखना उपाय नंबर अगला। ठीक है, 5 के बाद में आगे चलेंगे बेटा। छठवां उपाय, नगरीय डैश औद्योगिक, नगरीय डैश कौन सा, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को, नगरीय डैश औद्योगिक अपशिष्ट, नगरीय डैश औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को किसी एक निश्चित स्थान पर, किसी एक कौन से स्थान पर बेटा, निश्चित स्थान पर ही क्या करना चाहिए, डालना चाहिए या एकत्रित करना चाहिए, डालना चाहिए। लिख दिया मैंने आपको ना। तो अगला उपाय लिख देना बेटा, जो नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ होता है इसको भी किसी एक निश्चित स्थान पर क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। ठीक है, अगला उपाय देखते हैं बेटा। अगला उपाय बराबर सीधा सीधा है निकालना बेटा कि पेड़ों की, याद रखना बेटा, पेड़ों की रक्षक मेखलाएं। देखो अगला उपाय निकालता हूं बेटा, 7वां उपाय देखें। 7वां उपाय है पेड़ों की रक्षक मेखलाओं, पेड़ों की रक्षक मेखलाओं, पेड़ों की रक्षक मेखलाओं का विकास किया जाना चाहिए। पेड़ों की रक्षक मेखलाओं का क्या किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए। उतारो पॉइंट, मैं समझा देता हूँ आपको, है ना, कि पेड़ों की रक्षक मेखलाओं का विकास करने का मतलब क्या होता है ना। रक्षक मेखला का मतलब क्या होता है, किसका मतलब, रक्षक मेखला का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनिए आप, ध्यान से सुनिए बेटा प्यारे बच्चों, है ना, कि रक्षक मेखला का मतलब ये होता है बेटा कि फसलों के बीच, है ना, किसके बीच, फसलों के बीच हमें वृक्षों की क्या लगानी चाहिए, कतारें लगानी चाहिए। रक्षक मेखला। अच्छा जी, फसलों के बीच वृक्षों की कतारें लगाने से क्या होगा, समझ में आ गया। अगर तीव्र गति से बहती हुई वायु, समझ में आ गया, कहीं चल रही है तो उसके वेग को कम किया जा सकता है। समझ में आ गया। अगर मान लो किसी क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप देखा जा रहा है, या कहूँ तो बेटा तीव्र गति से बहता हुआ जल दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया, तो ऐसे क्षेत्रों में समझ में आ गया बेटा, फसलों को, किनको, फसलों को या भूमि को इनकी इकाई से बेटा, इनके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए, बहती हुई वायु और बहते हुआ जल, समझ में आ गया, इनके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए हमें, मैंने आपको लिखा दिया बेटा, इकाई का विकास किया जाना चाहिए, रक्षक मेखलाओं का विकास किया जाना चाहिए। यानी कि रक्षक मेखला का मतलब, दोबारा फिर बता दूं मैं आपको, कि फसलों के बीच में वृक्षों की क्या लगानी चाहिए, कतारें लगानी चाहिए, रक्षक मेखला कहलाता है। ठीक है, तो अगला उपाय और देखते हैं बेटा अपन, कि अगला उपाय बराबर हमारा ये है, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। क्योंकि वृक्षारोपण से क्या होता है, वृक्ष जो होते हैं भूमि को आवरण प्रदान करते हैं और पानी जो होता है बेटा सीधा जमीन पर नहीं गिरता। ठीक है, अतः मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में वृक्ष जो है सहायक होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये बेटा, अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है, 8वां, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृक्षारोपण के माध्यम से क्या होता है ना, वृक्ष जो होते हैं, वन जो होते हैं, ये हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रदान करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं। जो आपके वृक्ष होते हैं, कहना गया, जो वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों की जो क्या होती है बेटा, जड़ें होती हैं, समझ में आ गया, ये मृदा को, काय को बेटा, मृदा को क्या बनाए रखती हैं, संगठित बनाए रखती हैं। समझ में आ गया, मृदा को क्या बनाए रखती हैं, संगठित बनाए रखती हैं। तो वृक्ष बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। समझ में आ गया, वृक्षों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ढंग से क्या प्राप्त होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं। आगे आएगा एक चैप्टर जहां पढ़ोगे कि वनों से प्राप्त होने वाले, समझ में आ गया, वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं और अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं। समझ में आ गया, बहुत सारे लाभ हैं। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं। वन जो होते हैं, कई उद्योग ऐसे हैं, फर्नीचर उद्योग, लकड़ी उद्योग, माचिस उद्योग, दिया सलाई उद्योग, समझ में आ गया, इन उद्योगों के लिए क्या प्रदान करते हैं, समझ में आ गया, कच्चे माल के तौर पर या बेटा ईंधन प्रदान करते हैं। समझ में आ गया, या कहें तो बेटा अगली बात, समझ में आ गया, वनों से कई प्रकार के, जैसे मैं कत्था है, लाख है, गोंद है, समझ में आ गया, आदि पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं। वन जो होते हैं
ये वनों में जो पाए जाते हैं वृक्ष, और वृक्ष ही याद रखना बेटा प्राणवायु के तौर पर हमें क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। बहुत सारे लाभ हैं आपको निकल के आएंगे, समझ में आ गया। वन जो होते हैं ये क्या करते हैं, मृदा को संगठित भी बनाए रखते हैं। मेरा कहने का मतलब भूमि को एक क्या प्रदान करते हैं, आवरण प्रदान करते हैं, ताकि क्या होता है जब आवरण मिल जाएगा भूमि को तो क्या होगा कि जो भी बरसात की जो बूंदें हैं, या कहूँ तो बेटा जो भी जल है जब ऊपर से कहाँ की ओर गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा, समझ में आ गया। सीधा जो है कहाँ पर नहीं गिरता है, जमीन पर नहीं गिरेगा, समझ में आ गया। सीधा कहाँ पर नहीं गिरेगा बेटा, जमीन पर नहीं गिरेगा। काय के कारण, अगला उपाय जो आपने अभी निकाला, काय के कारण, वृक्षारोपण के कारण, समझ में आ गया। तो मृदा की उर्वरकता जो है ये भी क्या रहेगी बेटा, बनी रहेगी, समझ में आ गया। तो हमें लास्ट पॉइंट यही लिखना है, क्या लिखना है कि वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि आगे लिख देना बेटा, क्योंकि वृक्ष भूमि को, किसको बेटा, भूमि को लिख देना क्या प्रदान करते हैं, आवरण प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं बेटा, आवरण प्रदान करते हैं। क्योंकि वृक्ष भूमि को आवरण प्रदान करते हैं, एवं आगे बेटा, एवं गिरने वाला जल सीधा जमीन पर, सीधा कहाँ पर बेटा, जमीन पर, ठीक है, सीधा जमीन पर नहीं गिरता है, सीधा जमीन पर नहीं गिरता है, लिख लेना वहाँ तक, है ना। सीधा जमीन पर नहीं गिरता है, क्योंकि वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। और वृक्ष जो होते हैं भूमि को एक आवरण प्रदान करते हैं, साथ में साथ ऊपर से गिरने वाला जल जो है सीधा कहाँ नहीं गिरता है, जमीन पर नहीं गिरता है, ठीक है। इसके कारण आगे लिख देना बेटा, काय की उर्वरकता, मृदा की जो उर्वरकता है वो बनाए रखती है, समझ में आ गया। बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो लिख देना बेटा, वृक्षारोपण मृदा की, है ना बेटा, वृक्षारोपण मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उतारो बेटा यहाँ तक। अब सुनना बेटा, अब ये तो हो गए भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने के उपाय, ठीक है ना। अब आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सभी बेटा, है ना, ऑनलाइन वीडियो घर पर बैठे बैठे आप देख रहे हैं, जो प्रश्न का आंसर मैंने आपको निकाला है, थोड़ा सा मैं साइड में हट रहा हूँ, इसलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से प्रश्न के आंसर को उतार लीजिए, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या रहा, आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो भू निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने की 4 बराबर क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए, ठीक है। तो उपायों के बारे में मैंने आपको क्या कहा था बेटा, कि उपाय जब निकालोगे आप, समझ में आ गया, उपाय जब आप निकालोगे तो भू निम्नीकरण की समस्या के लिए जो उत्तरदायी बराबर क्या है बेटा, जो भू निम्नीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी कारक हैं, लगभग उन्हीं उत्तरदायी कारकों का हमें बराबर क्या करना है, उल्टा करना है। और उल्टा करोगे, उन्हीं पॉइंटों का जब आप क्या करोगे, उल्टा करोगे, तो यार रखना बेटा, ये भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने वाले क्या बन जाते हैं, उपाय बन जाते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो मैंने क्या कहा था आपको, एक बार पूरा आंसर का मैं आपको चलते चलते निष्कर्ष बता देता हूँ कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है और आने वाली भावी पीढ़ी भी, समझ में आ गया, इसी भूमि का क्या करेगी बेटा, उपयोग करेगी, समझ में आ गया। और हम अपनी मूल आवश्यकताओं का लगभग कितना 95% भाग जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि से ही प्राप्त करते हैं। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आ गया। इसके अलावा भू निम्नीकरण की समस्या को रोकने के उपायों में मैंने पहला उपाय आपको लिखा हुआ है कि अवैध खनन कार्य को नियंत्रित किया जाना चाहिए। दूसरा उपाय मैंने आपको लिखा हुआ है कि सिंचाई के रूप में जल का सीमित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा उपाय मैंने आपको लिखा हुआ है कि अनियंत्रित पशुचारण को नियंत्रित किया जाना चाहिए, समझ में आ गया। चौथा उपाय मैंने आपको लिखा हुआ है कि बेटा कि कीटनाशक दवाओं का भी सीमित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। पांचवा उपाय मैंने आपको लिखा हुआ है बेटा कि रासायनिक उर्वरकों का भी सीमित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। छठवां उपाय मैंने आपको लिखा हुआ है बेटा कि नगरीय औद्योगिक जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है इसे किसी एक निश्चित स्थान पर डालना चाहिए। और उसके बाद अगला उपाय मैंने आपको लिखा हुआ है कि पेड़ों की हमें
क्या बेटा, रक्षक मेखलाएं जो हैं क्या करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए। फसलों के बीच में हमें काय की कतारें लगानी चाहिए, वृक्षों की कतारें लगानी चाहिए, लगाई जानी चाहिए, ताकि पवनों के वेग का या जल के वेग का, समझ में आ गया, काई पर फसलों पर जो पड़ने वाला प्रभाव है या मृदा पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसको क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके अलावा अगला उपाय है लास्ट, है ना, भू निम्नीकरण की समस्या को नियंत्रित करने वाला अगला लास्ट उपाय है बेटा हमारा कि वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही भूमि को क्या प्रदान करते हैं, आवरण प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद में कोई भी जल जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, समझ में आ गया, तो क्या होगा बेटा, सीधा वो कहाँ पर नहीं पड़ेगा, जमीन पर नहीं पड़ेगा, और जमीन पर नहीं पड़ेगा तो यार ना बेटा मृदा की उर्वरकता जो है लंबे समय तक बनी रहती है। समझ में आ गया। तो वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है हमारा बेटा क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, पूरा आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आएगा बेटा, इसके जस्ट बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन और मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के कारण एवं मृदा अपरदन के संरक्षण के प्रमुख क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए। समझ में आ गया। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब इसे हम मृदा क्षरण भी कह सकते हैं, मृदा क्षरण भी कह सकते हैं। तो मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, पहले तो मृदा अपरदन के अपन क्या निकालेंगे, कारण, ठीक है। और कारण जब निकल कर आ जाएंगे तो उसके जस्ट बाद हमें मृदा अपरदन के निकालने हैं बेटा संरक्षण के उपाय। क्या निकालने हैं, संरक्षण के उपाय, ठीक है। तो आगे चल रहा हूं मैं बेटा, ठीक है ना, देखिएगा और यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मैं मिटाल रहा हूँ बेटा, है ना। देखना बेटा अगला प्रश्न मैं बोल रहा हूं, भले ही आप लिख लेना। लिखना बेटा, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं, आगे बढ़ाना प्रश्न को बेटा, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इनके संरक्षण के प्रमुख उपाय लिखिए। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं मृदा अपरदन को हमें क्या करना है, सुरक्षित करना है, या कहूँ तो बेटा इनके संरक्षण के क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए। क्वेश्चन लिखना बेटा, मैं भी लिख देता हूँ आपको बना, मृदा अपरदन के कारण एवं इनके संरक्षण के प्रमुख, लिखना बेटा क्या बतलाइए, उपाय बताइए। प्रमुख बराबर क्या बतलाइए, उपाय बताइए, ठीक है ना। तो प्रश्न हो गया बेटा आपका अगला कि मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के कारण और मृदा अपरदन को रोकने के लिए, कहूँ तो बेटा संरक्षण के लिए बराबर क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए। प्रश्न है, ठीक है। अब आप सभी का ध्यान है ना, पिछली वीडियो जो हमारी क्लासेस चली थी, समझ में आ गया, ऑफलाइन जब क्लास चली थी शायद तब भी मैंने आपको बताया है, और एक बार वीडियो में भी आपको मैंने बताया है क्या कि मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना बेटा, कि क्या होता है कि बहती हुई वायु और बहता हुआ जल, समझ में आ गया, बहती हुई वायु एवं बहते हुए जल के द्वारा, समझ में आ गया, मृदा को जब क्षरण पहुंचता है, मृदा जब अपरदित होती है, या मृदा का जब कटाव होता है, या मृदा का जब बहाव होता है, समझ में आ गया। तो यही जो प्रक्रिया है, यही जो क्रिया है क्या कहलाती है, मृदा अपरदन कहलाती है। तो क्या परिभाषा बनाएंगे, सुनना ध्यान से, है ना। तो मृदा अपरदन की हम परिभाषा बनाएंगे बेटा कि मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है कि बहती हुई वायु या बहते हुए जल, या कहूँ तो बेटा कौन से साधनों के माध्यम से, अपरदनकारी साधनों के माध्यम से, समझ में आ गया, अपरदनकारी साधनों के माध्यम से। और अपरदनकारी दो साधन अपन मानते हैं कौन कौन से, बहती हुई वायु और बहता हुआ जल, समझ में आ गया। तो अपरदनकारी साधनों जैसे बहती हुई वायु एवं बहते हुए जल के द्वारा मृदा के कटाव एवं बहाव की स्थिति को ही, मृदा के कटाव एवं बहाव की स्थिति या प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बता रखा है ना, पिछली वीडियो में मान लीजिए या ऑफलाइन क्लास के अंदर मान लीजिए, ये भी बताया था कि मृदा अपरदन के कितने रूप होते हैं बेटा, दो रूप होते हैं, समझ में आ गया। एक तो होता है बेटा कौन सा, जलीय अपरदन, कौन सा होता है, जलीय अपरदन, और एक होता है वायु अपरदन, है ना। एक तो होता है जलीय अपरदन
और एक वायु अपर्दन। और जलीय अपर्दन के भी मैंने आपको कितने रूप बताए थे बेटा? 2 रूप। कितने रूप? 2 रूप। एक तो होता है बेटा कौन सा? परतनुमा अपर्दन, समझ में आ गया। और एक होता है अवनालिका अपर्दन। बोलो बताया कि नहीं बताया, है ना? परतनुमा अपर्दन में क्या होता है कि जो याद रखना बेटा, जो बहता हुआ जल है या तीव्र गति से जब जल बहता है तो ये मृदा की ऊपरी सतह को बहा ले जाता है, समझ में आ गया? ऊपरी सतह को बहा ले जाता है, समझ में आ गया। और अवनालिका अपर्दन में क्या होता है कि अवनालिका अपर्दन में वही तीव्र गति से बहता हुआ जल जो है, समझ में आ गया, मृदा की जो नीचे की नरम परत होती है उसको बहा करके क्या बना लेता है? गहरी गहरी वाहिकाएं और नालियां बना देता है, जिसे क्या कहा जाता है? अवनालिका अपर्दन कहा जाता है, समझ में आ गया? क्या कहा जाता है? अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया? अब चलिए बेटा अपन आ गया ना, तो मृदा अपर्दन की सबसे पहले लिखेंगे बेटा अपन परिभाषा, कि मृदा अपर्दन की परिभाषा। हालांकि मैंने आपको लिखा दिया होगा, लेकिन एक बार पुनः इस प्रश्न के आंसर में मृदा अपर्दन की परिभाषा को लिख लेना बेटा। क्या लिखोगे कि लिखना बेटा, बहती हुई वायु एवं बहते हुए जल के द्वारा मृदा की, ठीक है, मृदा की बहाव एवं कटाव की प्रक्रिया को ही लिख देना बेटा। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। तो लिख देना बेटा, बहती हुई वायु एवं बहते हुए जल के द्वारा मृदा की बहाव एवं कटाव की प्रक्रिया को ही लिख देना बेटा क्या कहा जाता है? मृदा अपर्दन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, उतारो बेटा परिभाषा कि मृदा अपर्दन की परिभाषा क्या हुई। अब आप परिभाषा उतार लो, मैं आगे बढ़ता हूं। मृदा अपर्दन के हम निकालेंगे बेटा अब कारण। ठीक है, अब क्या निकालेंगे अपन? अपर्दन के कारण। तो अपर्दन का पहला कारण देखना बेटा क्या होता है। अपर्दन का पहला कारण है बेटा, अपर्दन का पहला कारण है खनन एवं निर्माण कार्य। ठीक है, खनन एवं कौन सा कार्य? निर्माण कार्य। ठीक है, दूसरा कारण है बेटा वनोन्मूलन। समझ में आ गया? कौन सा मूलन? वनोन्मूलन के कारण भी क्या होता है, यानी कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी क्या होता है? क्या होता है? समझ में आ गया? बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। समझ में आ गया? वनोन्मूलन के कारण बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण याद रखना बेटा हमें कौन सी समस्या जो है देखने को मिलती है? मृदा अपर्दन की जो समस्या है देखने को मिलती है। तीसरा कारण क्या है बेटा? वृक्षों की लगातार अंधाधुंध कटाई। वृक्षों की लगातार क्या किया जाना? अंधाधुंध तरीके से क्या किया जाना? कटाई किया जाना। ये भी याद रखना बेटा क्या बनता है? उत्तरदायी कारक बनता है। समझ में आ गया? इसके अलावा शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में, समझ में आ गया? शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में या मरुस्थलीय भागों में तीव्र गति से बहती हुई क्या बेटा? वायु। तीव्र गति से बहती हुई वायु भी क्या लेकर आती है? मृदा अपर्दन लेकर आती है, या एक स्थान की मृदा को दूसरे स्थान पर पहुंचाने का क्या करती है? कार्य करती है ना। तो ये सब हम जो बोल रहे हैं बेटा क्या है? मृदा अपर्दन के बराबर क्या है? कारण हैं। समझ में आ गया? जैसे देखना बेटा एक और कारण निकालें तो कृषि में गलत तरीकों का उपयोग किया जाता है जो मृदा अपर्दन होता है। ठीक है ना, देखना बेटा, तो कृषि में गलत तरीकों से भी क्या होता है? अपर्दन होता है। समझ में आ गया? जैसे कि मैं बताऊं बेटा, है ना, जैसे कि कैसे, है ना, कि गलत ढंग से क्या चलाने से? हल चलाने से। कृषि कार्य में गलत ढंग से क्या चलाने से? हल चलाने से भी मृदा अपर्दन होता है। जैसे ऊपर की ओर से कहाँ की ओर? नीचे की ओर। क्या चलाने से? हल चलाने से। समझ में आ गया? जल जो है उनके अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है और क्या बना देता है बेटा? समझ में आ गया? वाहिकाएं बना देता है। समझ में आ गया? क्या बना देता है? वाहिकाएं बना देता है। और जल जो है आसानी से फिर क्या करता है? मृदा का जो है क्या करता है? अंदर प्रवेश करने के बाद में क्या करता है? कटाव करता है। ठीक है ना। तो देखिए बेटा अब मृदा अपर्दन के कारण निकालने हैं हमें, है ना। क्या निकालने हैं बेटा? मृदा अपर्दन के कारण। मृदा अपर्दन के हमें क्या निकालने हैं बेटा? कारण। ठीक है ना। तो कारण में देखना बेटा, पहला मैं लिख रहा हूं आपको ना, कृषि में
गलत तरीकों, कृषि में गलत तरीकों के माध्यम, कृषि में गलत तरीकों के माध्यम से भी, लिख देना बेटा, कृषि में गलत तरीकों के माध्यम से भी लिख देना बेटा क्या होता है, अपर्दन होता है। अपर्दन होता है। कैसे होता है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। कैसे होता है कि कृषि कार्य में गलत ढंग से क्या चलाने से, हल चलाने से। समझ में आ गया। तो मैंने आपको गलत ढंग कैसे बताया था कि ऊपर की ओर से नीचे की ओर क्या चलाने से, हल चलाने से। समझ में आ गया। जल जो है उनके अंदर आसानी से क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है और क्या बना देता है, वाहिकाएं बना देता है, जिसके कारण मृदा का कटाव जो है प्रारंभ हो जाता है। समझ में आ गया। अच्छा बेटा, तो पहली बात लिखना बेटा, उत्तरदायी कारकों में मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी पहला कारण कि कृषि में गलत तरीकों के माध्यम से भी क्या होता है, मृदा का अपर्दन होता है। दूसरी बात लिखना बेटा, जैसे कृषि कार्य में, कौन से कार्य में बेटा, जैसे कृषि कार्य में, ठीक है, जैसे कृषि कार्य में, है ना, कौन से ढंग से, गलत ढंग से, कौन से ढंग से बेटा, गलत ढंग से हल चलाने से, है ना। जैसे कृषि कार्य में लिख देना बेटा आगे, गलत ढंग से हल, जैसे कृषि कार्य में गलत ढंग से हल चलाने, जैसे कौन सी भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर। कहाँ से बेटा, ऊपर से, कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से कहाँ की ओर, नीचे की ओर, ठीक है ना। ऊपर से कहाँ की ओर बेटा, नीचे की ओर उतारना, ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से, ऊपर से नीचे की ओर क्या करने से, हल चलाने से। लिख दिया मैंने आपको, ऊपर से नीचे की ओर क्या चलाने से बेटा, हल चलाने से, हल चलाने से लिख देना बेटा, हल चलाने से लिख देना क्या बन जाती हैं, वाहिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, वाहिकाएं बन जाती हैं। बता दिया मैंने आपको पहले, है ना। तो कृषि कार्य में, है ना, कृषि कार्य में जो हल चलाने का तरीका है वो भी क्या होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और सही होना चाहिए। यानी कि समुच्च, कैसी रेखीय, समुच्च रेखीय जुताई की जानी चाहिए। समुच्च रेखीय जुताई का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि कौन सी रेखाओं के समानांतर, ढाल वाली भूमि पर। बताया था ना मैं आपको कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने को ही, समझ में आ गया, क्या कहा जाता है, समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। समझ में आ गया। तो मृदा अपर्दन या मृदा को अगर मैं यूं कहूं कि मृदा को हमें संरक्षण प्रदान करना है, समझ में आ गया, तो उपाय क्या बनेगा कि निकाल देना बेटा, ढाल वाली भूमि पर। समझ में आ गया। इसी का उल्टा करेंगे अपन आगे कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर बराबर क्या किया जाना चाहिए, समझ में आ गया, हल चलाना चाहिए या जुताई करना चाहिए। समझ में आ गया। समोच्च रेखाओं के समानांतर क्या चलाना चाहिए, हल चलाना चाहिए, जिसे याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। तो बेटा यहां तक देखना कि मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी पहला कारक बराबर क्या निकला कि कृषि में गलत तरीकों के माध्यम से भी याद रखना बेटा क्या होता है, मृदा अपर्दन होता है। जैसे कृषि कार्य में, है ना, जैसे कृषि कार्य में गलत ढंग से हल चलाने, जैसे कौन सी वाली भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर। समझ में आ गया। ऊपर से नीचे की ओर क्या चलाने से, हल चलाने से। ध्यान दीजिएगा बेटा क्या बन जाती हैं, वाहिकाएं बन जाती हैं और इन वाहिकाओं में जल जो है आसानी से अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। अब हमें यही बात लिखनी है। क्या लिखनी है, तो लिखना बेटा जिसके अंदर से बहता पानी, जिसके अंदर से बहता पानी, जिसके अंदर से बहता पानी, ठीक है, जिसके अंदर से बहता, हाँ बेटा, तो जिसके अंदर से बहता पानी, ठीक है ना। तो जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से लिख देना बेटा, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से लिख देना बेटा, मृदा का क्या करता है, कटाव करता है। मृदा का क्या करता है बेटा, कटाव करता है। ठीक है, ये तो हो गया उत्तरदायी पहला कारण। ठीक है, उत्तरदायी बराबर पहला कारण। एक कारण और आपको आज मैं बता देता हूँ, उसके बाद में कारणों को आगे बढ़ाएंगे, है ना बेटा, अगली वीडियो में। तो अगला कारण देखना बेटा क्या आएगा, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में। दूसरा, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में तीव्र हवा, तीव्र पवन, मृदा, तीव्र पवन लिख देना बेटा, मृदा अपर्दन का
मृदा अपरदन का प्रमुख लिख देना बेटा क्या है, कारण है। कारण और भी हैं, 2 कारण बताए मैंने आपको यहाँ पे अभी, है ना। कारण और भी हैं, ठीक है ना, 5 कारण निकालेंगे कम से कम, ठीक है। तो देखिए बेटा, मृदा अपरदन, अपरदनकारी साधनों जैसे तीव्र गति से बहता हुआ जल, तीव्र गति से बहती हुई वायु के माध्यम से मृदा के कटाव एवं बहाव की स्थिति को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन की जो समस्या है या मृदा क्षरण की जो समस्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारण, ठीक है। तो कृषि में गलत तरीके से हल चलाने से भी क्या होता है, समझ में आ गया। हल चलाने से भी क्या होता है कि ढाल वाली भूमि पर ऊपर से नीचे की ओर जब अपन क्या करते हैं, ढाल वाली भूमि, जैसे ये पर्वत का हो गया एक भाग और ये हो गया इसका ढाल, है ना। तो पर्वत के ढाल वाली भूमि पर गलत तरीके से हल चलाने का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर क्या चलाने से, हल चलाने से, याद रखना बेटा, क्या बन जाती है, वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसमें अंदर बहता हुआ जल, समझ में आ गया, मृदा का क्या करने लगता है, कटाव करने लगता है, मृदा को क्षरण करता है, मृदा को क्षरित करता है, मृदा को नुकसान पहुंचाता है, समझ में आ गया। तो ये मृदा अपरदन का हो गया पहला कारण, ठीक है बेटा। दूसरा कारण है कि भारत के ऐसे क्षेत्र जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है या अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, इन शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी तीव्र गति से बहती हुई वायु क्या लेकर आती है, मृदा अपरदन लेकर आती है। बात समझ में आ गई। अच्छा बेटा, तीसरा कारण मैं आपको चलते चलते बता देता हूं, हालांकि यहां लिखा नहीं रहा हूं, है ना। तो तीसरा कारण बराबर बनेगा बेटा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। चौथा कारण बनेगा बेटा कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण या वनोन्मूलन होने के कारण, समझ में आ गया। कई क्षेत्रों में तो कभी कभी क्या जाती है, बाढ़ें आ जाती हैं, और बाढ़ों के कारण क्या होता है, मृदा के कण ढीले पड़ जाते हैं या मृदा जो है नरम पड़ जाती है, और एक स्थान से मृदा जो है कहाँ पहुँच जाती है, दूसरे स्थान पर पहुँच जाती है, ठीक है। कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 4। और एक और कारण निकालेंगे तो आता है बेटा खनन एवं, याद रखना बेटा कौन सा कार्य भी, निर्माण कार्य भी, याद रखना बेटा अधिकांशतः क्या लेकर आता है, मृदा अपरदन की समस्या लेकर आता है, ठीक है ना बेटा। इन कारणों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। जहां तक मैंने आपको करा दिया है वहां तक होमवर्क आप भी अपनी फेयर कॉपी के अंदर पूरा कंप्लीट रखें। जब भी आपका विद्यालय आगमन होगा मैं यहां तक जांच लूंगा बेटा कंप्लीट, समझ में आ गया। इसके लिए इसके बाद में आगे नेक्स्ट इसी टॉपिक को आगे बढ़ाती हुई, मृदा अपरदन के कारणों को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, जल्द ही आपके बीच में एक बार पुनः आते हैं बेटा शीघ्र, ठीक है। अपना ख्याल रखें, ओके बेटा।